हेलो जी दोस्तों। आज 20 दिसंबर है और 20 दिसंबर की कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ ला रखे हैं आपके लिए। तो पहली खबर आ रही है कि कल के दिन जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन वो इसराइल की यात्रा में गए थे। इसराइल में वहाँ पर उन्होंने जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर है योव गैलेंट उनके साथ बातचीत करनी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनके विजिट बताया जा रहा है। और यहाँ पर जो लॉयड ऑस्टिन है वो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो लड़ाई है अब उसमें दूसरा फेज़ लागू कर देना चाहिए, यानी कि जो एयर स्ट्राइक हो रही है इधर गाजा में उसको अब बंद कर देना चाहिए। एयर स्ट्राइक में काफ़ी नुकसान हो गया है, 20,000 लगभग सिविलियन लोग मारे जा चुके हैं। तो एयर स्ट्राइक का अब वैसे ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हमास का वो तो लगभग तबाह हो चुका है। अब तो लॉयड ऑस्टिन कह रहे हैं इसराइल से कि वो दूसरा फेज़ शुरू कर दे और दूसरा फेज़ में जो कमांडर होंगे यानी कि जो एलीट कमांडो होंगे उनका जिम्मेदारी दी जाएगी उनको, और उनको ही हमास के ऊपर कार्रवाई करनी है। यानी हमास के जो लीडर छुपे हुए हैं जहाँ पर, तो एलीट कमांडो वहाँ पर वो ऑपरेशन करके उन हमास के लीडर को ढूंढेंगे। तो ये जो कह सकते हैं हम कि अमेरिका की जो पिछले कुछ दिनों से उसने पॉलिसी बना रखी है जिसमें उसने इसराइल के ऊपर वो जोर दे रहा है कि इसराइल को ये जो अंधाधुंध तरीके से जो बमबारी इसराइल ने की है यहाँ पर पिछले 2 महीने से उसको बंद कर दे। तो लॉयड ऑस्टिन यही चीज़ कहने गई है। उन्होंने अमेरिका का जो पक्ष है उसको कल रखा है। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मीटिंग होने के बाद तो उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर है उसके साथ जब मैंने बातचीत की है तो मैंने कुछ जो अपने पक्ष है उसको रखा है सामने उनके सामने। लेकिन मैंने ऐसा नहीं है कि मैं उनको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आपको लड़ाई किस तरह से लड़नी है। ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये इसराइल की लड़ाई है और इसराइल ही लड़ेगा इसको। हम बस इसराइल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, लेकिन हम उनको डायरेक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कल के दिन खबर आई थी कि 50 लोग गाजा में मारे गए थे। ये जबलिया रेफ्यूजी कैंप है नॉर्थन गाजा में, वहाँ पर एयर स्ट्राइक में ये मौतें हुई थी। और इससे पहले संडे के दिन लगभग 110 लोग गाजा में मारे गए थे एयर स्ट्राइक से। तो एयर स्ट्राइक से अभी तक काफ़ी मौतें हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी ये समझना ज़रूरी है कि 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट भी जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर है और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर दोनों ने मिलकर एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें इसराइल से उन्होंने सीज़ फायर की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अब इस गाजा के इलाके में सीज़ फायर होना चाहिए। साथ में जो इसराइल के दौरे में फॉरेन मिनिस्टर फ्रांस के आ रखे थे तो उन्होंने भी सीज़ फायर की मांग की थी। तो यहाँ पर जो परसेप्शन है ये जो लड़ाई है, ये गाजा में जो लड़ाई चली है वहाँ पर परसेप्शन अब सीज़ फायर की तरफ जा रहा है। दुनिया में लगभग ज़्यादातर देश अब यहाँ पर सीज़ फायर की मांग करने लग गए। ऐसे में केवल 2 ही देश है इस समय जो सीज़ फायर के खिलाफ है, एक इसराइल और दूसरा अमेरिका। तो अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। उसके जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ है अमेरिका में वो इस तरह है कि अमेरिका की सरकार के ऊपर जोर पड़ रहा है और जो डोमेस्टिक पब्लिक है वो कह रही है कि यहाँ पर अब सीज़ फायर होना चाहिए। बहुत लड़ाई हो गई, बहुत मौतें हो गई, लेकिन अमेरिका क्योंकि उसका जो संबंध इसराइल के साथ है वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, तो अमेरिका इसराइल को का साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता है। तो अमेरिका को देखना पड़ेगा कि वो क्या करे। उसको अपने डोमेस्टिक प्रेशर से भी उस साथ में उसमें इंटरनेशनल प्रेशर जो अरब देश है सामने के वो भी अमेरिका के ऊपर दबाव डाले इस समय। तो इस समय अमेरिका के ऊपर दबाव सीज़ फायर का है, लेकिन अमेरिका को ये भी पता है कि इसराइल इसको कभी नहीं मानने वाला सीज़ फायर। जब तक हमास डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक इसराइल सीज़ फायर को नहीं मानने वाला। तो अमेरिका अब क्या कर रहा है, वो एक ऐसा तरीका निकाला है कि बीच का रास्ता जिसको कह सकते हैं हम। इसमें क्या होगा, जो मौतों का कारण है अभी तक वो है बमबारी यानी एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक से ही ज़्यादा मौतें हुई है। तो अमेरिका चाहता है इसराइल से कि ये जो एयर स्ट्राइक है उसको बंद कर दे और केवल हमास के पीछे ही वो एलीट कमांडो की सेना को भेजे और एलीट कमांडो ही ऑपरेशन के तहत हमास के लीडरों को ख़त्म करेंगे। ऐसे में क्या होगा कि जो जनता है उसको नुकसान नहीं होगा। अभी बात की जाए कि कल हॉट डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट में जो योव गैलेंट है जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब बातचीत की है ऑस्टिन के साथ तो उन्होंने प्रेस में बातचीत में कहा है कि हम हमारी बात में ये चीज़ हुई है, मतलब हम जब बातचीत करें तो निर्णय ये निकला है कि जो इलाके नॉर्थन गाजा के इलाके में जहाँ पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है तो वहाँ पर सिविलियन लोगों को भेजा जा सकता है। यानी जो वहाँ नॉर्थन गाजा से 1 महीने पहले डिस्प्लेस हो गए थे लोग जब वहाँ पर लड़ाई की शुरुआत हो रही थी, तो अब वो लोग वहाँ लौट सकते हैं अपने घरों में।
और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि हम जो लड़ाई है आने वाले समय में उसको थोड़ा संभल के लड़ेंगे, यानी जो केवल उन्हीं जगहों में स्ट्राइक हो जाए होगा, वहाँ पर उन्हीं इलाकों में जहाँ पर पक्की जानकारी होगी कि यहाँ पर हमास के लोग छुपे हुए हैं, तो ऐसे ही इलाकों में अब हमला होगा। तो अभी तक इसराइल ने 2 महीने में जो बमबारी की उसमें लगभग ज़्यादातर बम उसने जो डम बम की कैटेगरी में आते हैं, जिनको कहीं पर भी छोड़ दो वो कहीं पर भी जा गिरते हैं, तो उसका इस्तेमाल किया जिसके कारण सिविलियन लोगों को नुकसान हुआ। तो इसराइल ने अब कहा है कि अब वो प्रीसीजन गाइडेड बमों का इस्तेमाल करेगा, यानी उन बमों का इस्तेमाल करेगा जो जो उनका टारगेट है वहीं पर जाके वो हिट करते हैं। तो ये भी इसराइल ने कहा है। अभी बात की जाए तो कल जो ह्यूमन राइट वॉच है उसने जो गाजा में लोगों को तकलीफ सहनी पड़ रही है उनके लिए जो सप्लाईज बंद हो रखी है, लगभग वैसे तो सप्लाईज आ रही है लेकिन वो सप्लाईज नाकाफ़ी है। तो ह्यूमन राइट वॉच ने स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि जो जो गाजा के लोगों को जिस तरह से पिछले 2 महीने में उनको सताया जा रहा है इसराइल द्वारा, उनके लिए सब चीज़ें बंद कर रखी है, उनकी जो खाना पीना और इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ बंद चला है गाजा में। तो ये वार क्राइम की कैटेगरी में आता है, यानी इसराइल ये जो गाजा के लोगों के ऊपर वार क्राइम कर रहा है। तो ये ह्यूमन राइट एजेंसी के स्टेटमेंट में कहा गया है और इसराइल ने इसका रिस्पॉन्ड भी कर दिया है। इसराइल ने कहा है कि ये जो ह्यूमन राइट वॉच है ये एंटी सेमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है और हर समय इसराइल के खिलाफ ये स्टेटमेंट जारी करता है। आगे बढ़ते हैं हम। अभी कल जिमी लाई हांगकांग के एक बहुत बड़े बिलियनर व्यक्ति थे, तो इनका कल ट्रायल शुरू हो गया है। आखिर ये जिमी लाई के ऊपर ट्रायल क्यों चल रहा है अभी हम देख लेते हैं। ये जो जिमी लाई है ये एक बहुत फेमस व्यक्ति है हांगकांग के, और इनके बारे में अगर इनके अर्ली लाइफ के बारे में बात की जाए तो ये काफ़ी गरीब परिवार में पैदा हुए थे, अनाथ हो गए थे जब ये छोटे थे, तो अनाथ थे ये चाइना से फिर हांगकांग गए थे और हांगकांग में जाके इन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया था। इन्होंने क्लोथिंग बिजनेस से शुरुआत की थी और बाद में इन्होंने मीडिया के उसमें भी कदम रखा था। मीडिया बिजनेस में उन्होंने एक न्यूज़पेपर खोला, एप्पल डेली एप्पल नाम से न्यूज़पेपर था, 1995 में इसकी स्थापना रखी थी। तो हांगकांग में इन्होंने जब मीडिया में इन्होंने जब कदम रखा मीडिया की दुनिया में, तो इन्होंने जो इनका जो न्यूज़पेपर था उसकी जो थीम थी, यानी उसमें जो खबरें चलती थी वो एंटी कम्युनिस्ट पार्टी या एंटी चाइना खबरें चलती थी उसमें। तो ये जो न्यूज़पेपर है इसके बारे में कहा जाता है कि इसमें चाइना के बारे में काफ़ी ऑब्सीन बातें लिखी जाती थी, यानी जो चाइना के जो नेताओं को जो पसंद नहीं आती थी जिन चीज़ों को, जैसे कि जो म्यांमार हत्याकांड हुआ था 1989 में, उसकी जो हज़ारों लोग जिसमें मारे गए थे, चाइना सरकार ने उनको मारा था, तो इस न्यूज़पेपर में उस खबरों को प्रदर्शित किया गया था। यानी उन जब भी एनिवर्सरी आती थी तियानमार स्क्वायर की, तो इस न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में वो खबर छपी रहती थी हर साल जब एनिवर्सरी आती थी। तो इस तरह से जो इनका न्यूज़पेपर बिजनेस था, मैंने इसमें उन्होंने जो हांगकांग में छपता था, तो हांगकांग में क्या है कि हांगकांग है तो चाइना का भाग, लेकिन उसमें दूसरा सिस्टम चलता है, वन कंट्री टू सिस्टम के हिसाब से हांगकांग और चाइना एक देश होते हैं, लेकिन इन एक देश में दो सिस्टम चलता है, चाइना का अलग सिस्टम है, हांगकांग का अलग सिस्टम है। तो ये जो इनका जो अखबार का बिजनेस था हांगकांग में था, तो हांगकांग में क्योंकि अलग सिस्टम है तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लगभग 1995 से लेकर 2020 तक ये छापते रहे खबरें इस प्रकार से, एंटी चाइना खबरें और एंटी कम्युनिस्ट पार्टी खबरें ये अपने न्यूज़पेपर में छापते रहे। लेकिन 2020 में एक टर्निंग पॉइंट आता है। 2020 में इसका बैकड्रॉप समझ लेते हैं पहले। 2020 में क्या होता है कि प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं कई सारे डेमोक्रेसी के तहत, यानी वैसे तो हांगकांग में डेमोक्रेसी है, लेकिन वो डेमोक्रेसी उसको पूरी डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, आधी अधूरी डेमोक्रेसी है, क्योंकि जो नेता चुने जाते हैं वो लोग तो चुनते हैं, लेकिन उन नेताओं को जो सिलेक्ट करने का काम है वो कम्युनिस्ट पार्टी करती है। तो लोग चाहते थे कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का रोल है इसको हटा दिया जाए और पूरी फुल फ्लैश डेमोक्रेसी हांगकांग में आ जाए। तो उस दौरान काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट चला था, 2019-20 की बात है ये। तो उसी समय जो चाइना है उसने इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए उसने नेशनल सिक्योरिटी लॉ पारित कराया।
ये चाइना की सरकार ने पारित कराया और इसको हांगकांग में भी पारित हो गया। यानी कि चाइना में तो था ही पहले से ये, अब इसको हांगकांग में भी लागू करा दिया। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर चाइना की इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठाता है या उसको इंटीग्रिटी को तोड़ना चाहता है, चाइना को तोड़ने की कोशिश करना चाहता है, तो उसको जेल के अंदर डाला जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी के लॉ के अधीन उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो जिमी लाई भी उस समय प्रोटेस्ट में शामिल थे। उनके जो न्यूज़पेपर था उसमें वो प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे थे। तो जिमी लाई को भी इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत उनको जेल में डाल दिया गया था और 2020 में उनको जेल में डाला। उसके बाद उनको बेल मिल गई थी 2021 में। फिर 2021 में फिर से उनको पकड़ के जेल के अंदर डाला गया। अब कल के दिन उनको कोर्ट के सामने पेशी हुई है उनकी कल। और उनके ऊपर दो इस समय केसेस है जिमी लाई के ऊपर। एक केस तो फ्रॉड का केस है, दूसरा केस उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत है। यानी वो जो फॉरेन देश है उनके साथ मिलकर साजिश कर रहे थे चाइना को तोड़ने के लिए। ये उनके ऊपर दूसरा केस है, सेडिशन का केस है। यानी वो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ये उनके ऊपर उसी को लेकर ये कल उनकी सुनवाई हुई है। जो सेकंड केस है उसी को लेकर सुनवाई हुई है। जो फ्रॉड का केस है उसमें तो उनको पहली सज़ा मिल चुकी है 5 साल की। और अगर कल जो ट्रायल शुरू हुआ है उसमें अगर जिमी लाई को आरोपी सिद्ध किया जाएगा, तो अगर वो सिद्ध हो जाती है तो उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जा सकती है। अभी जो जिमी लाई है उनकी उम्र 73 साल है और वो पहले से काफ़ी बुजुर्ग है और पिछले 3 साल से उनको जेल के अंदर रखा गया है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, यानी कि वो जिस जेल में बंद है उस जेल में उनके साथ कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, वो अकेले है। उनका जो लड़का है जिमी लाई का, जब उनके लड़के ने कल अपने पिताजी को देखा 3 साल बाद, तो उसने कहा है कि मेरे पिताजी की सेहत अब काफ़ी ख़राब हो गई है, मतलब उनकी जो कमज़ोरी आ गई है उनके अंदर। अगर बात की जाए तो ये एक बहुत फेमस केस भी बन गया है। दुनिया भर की जो मीडिया है उसने इसको रिपोर्ट किया है, जिमी लाई का जो ट्रायल चल रहा है। और यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि हांगकांग में जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी है वो हांगकांग में उसका भी टेस्ट है यहाँ पर। जो जिमी लाई केस में जो जज है इस समय, वो जजों को जो सरकार है उसने बिठाया जजों को। वैसे होता तो ये है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी के हिसाब से क्या होता है कि जजों में जूरी के हिसाब से केस होता है, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो सरकार है उसने इन जजों को बिठाया है। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ये केस है उसमें जिमी लाई चाहते थे कि उनके वकील को, जो कि एक ब्रिटेन का लॉयर है, उसको उनकी पैरवाई करने के लिए भेजा जा सके। लेकिन उनकी मांग को भी अब उनकी मांग को रद्द कर दिया गया है। अब दूसरा व्यक्ति ही उनकी पैरवी करेगा, यानी जो फॉरेन व्यक्ति है, जो ब्रिटिश लॉयर है, वो उनकी पैरवाई नहीं कर सकता है। तो जिमी लाई का जो केस है उसको देखने के लिए जो यूके, यूएस और दूसरे देशों के जो एम्बेसडर थे वो भी पहुंचे हुए थे यहाँ पर। तो इस केस को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। और जिमी लाई का जो केस है ये एक टेस्टिंग होगा कि हांगकांग में आने वाले समय में अगर लोगों को पूरी तरीके से चाइना की सरकार के अधीन ही किया जाएगा उन्हें, तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब हांगकांग का वैसे तो जैसे मैंने आपको कहा 2 सिस्टम वाला चलता है वहाँ पर। तो ये पहले कभी कॉलोनी हुई करती थी ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ने जब इसको चाइना को सौंपा तो ब्रिटेन ने ये एक नियम लगा दिया था, यानी एक कंडीशन लगा दी थी कि चाइना यहाँ पर 50 सालों तक, 1994 में चाइना में मिल गया था ये हांगकांग, तो 50 साल तक यहाँ पर 2 सिस्टम चलेगा। लेकिन चाइना ऐसा लग रहा है कि वो अभी 30 ही साल हुए हैं, तो 30 ही साल में उसने काफ़ी जो अधिकार थे हांगकांग लोगों के, उन अधिकारों को छीनना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो रसिया में एलेक्सी नावल्नी का केस चल रहा है। एलेक्सी नावल्नी एक एंटी पुतिन व्यक्ति है, यानी ये पुतिन के खिलाफ इन्होंने कैंपेन किया था और इन्होंने आरोप लगाया था पुतिन को कि ये पुतिन करप्शन में लिप्त है पुतिन। तो इन्होंने जब रसिया में इस तरह से उन्होंने पुतिन के ऊपर आरोप लगाता है कोई व्यक्ति, तो उसको पकड़ लेती है पुलिस। तो ये जो व्यक्ति है ये रसिया से भाग के जर्मनी चले गया था। जर्मनी में जो रसिया के एजेंट है उन्होंने इसको जहर देने की कोशिश की थी और ये कोमा में चले गया था, लेकिन ये बच गया किसी तरीके से। फिर ये जर्मनी से रसिया लौट आया। जैसे ही ये रसिया लौटा वैसे ही एयरपोर्ट के सामने इसको रसिया की पुलिस ने पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया और इसमें फर्जी केस लगा दिए। इसमें
तरह तरह के फर्जी केस लगा दिए, बहुत सारे केसेस लगा दिए, और उसको लगभग ये पिछले 2-3 साल से जेल के अंदर बंद है। ये एलेक्सी नावल्नी है, और ये इसके बारे में खबर आ रही है कल के दिन कि इसके जो केस है, एक केस उसको अभी उस केस को सस्पेंड कर दिया है। वजह ये है कि एलेक्सी नावल्नी पिछले 2 हफ्तों से गायब चल रहे हो। उनके एलेक्सी नावल्नी के जो लॉयर है उनको खुद पता नहीं लग पा रहा है कि एलेक्सी नावल्नी इस समय कहाँ है। उनको 2 हफ्तों से वो अपने लॉयर से भी नहीं मिल पा रहे एलेक्सी नावल्नी। और जिस जेल में उनको पहले बंद किया गया था, तो उनके लॉयर जब उस जेल के अंदर पहुंचे, तो जो ऑफिशियल थे जेल के, उन्होंने कहा कि एलेक्सी नावल्नी को यहाँ से ले जाया गया है। जब लॉयर ने पूछा कहाँ ले गए, तो अथॉरिटीज़ ने कहा कि हमें नहीं पता कहाँ ले गए। तो जो लॉयर है उन्होंने 100 से ज़्यादा जेलों के अंदर वो चले गए ढूंढने के लिए कि एलेक्सी नावल्नी कहाँ है, तो अभी तक कहीं पर भी नहीं मिले एलेक्सी नावल्नी। तो पिछले 2 हफ्ते से वो गायब है। तो जज जो सुनवाई कर रहा था, तो लॉयर ने कहा कि एलेक्सी नावल्नी तो हमको मिल नहीं पा रहे। तो जज ने कहा जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक वो इस केस को हम सस्पेंड कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि एलेक्सी नावल्नी आखिर गए तो गए कहाँ, किसी को पता नहीं लग पा रहा है कि वो कहाँ है। जो सरकार है उसने कहा है कि हमको नहीं पता, यानी कि जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है उसने तो कहा है कि हमें इस केस के बारे में कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ पर है एलेक्सी नावल्नी। तो ये माना जा रहा है कि एलेक्सी नावल्नी को सरकार ने जानबूझ के कहीं पर छुपा के रख दिया, या फिर उनका मर्डर कर दिया। ये भी एक संभावना जताई जा रही है। अभी क्या है कि रसिया में इलेक्शन सीजन शुरू हो गया है। वहाँ पर मार्च के महीने में इलेक्शन होने हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो एलेक्सी नावल्नी ने जब वो 3 हफ्ते पहले उन्होंने अपने लॉयर से बात की थी, तो उन्होंने अपने लॉयर को कहा था कि जो हमको पुतिन को अगर हराना है तो हमको कोलिशन बनाना पड़ेगा, अपोजिशन पार्टी को मिलकर कोलिशन बनाना पड़ेगा, और तभी पुतिन को हम हरा सकते हैं। तो ये जो अलेक्सी नावल्नी है वो एक कैंपेन चला रहे थे। वो जब से वो जेल के अंदर है तब से वो अपने लॉयर के साथ जब उनकी बातचीत होती रही है, तो उनकी जो बातचीत है लॉयर उनको न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देते हैं। तो एलेक्सी नावल्नी की जो बात है वो न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर दूसरे मीडिया के माध्यम से वो लोगों तक पहुंच जाती है। तो एलेक्सी नावल्नी की पॉपुलैरिटी काफ़ी है, तो लोगों का असर होता है एलेक्सी नावल्नी की बातों का। तो सरकार चाहती है कि हो सकता है सरकार चाहती है रसिया की कि एलेक्सी नावल्नी को गायब कर दिया जाए, ताकि उनकी बात मीडिया द्वारा लोगों तक नहीं पहुंच पाए। ये भी एक संभावना जताई जा रही है। अगर बात की जाए कि एलेक्सी नावल्नी को जब उनके लॉयर ने आखिरी बार देखा था, तो एलेक्सी नावल्नी की तबीयत काफ़ी ख़राब चली थी, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे वो। तो इस समय काफ़ी संभावना जताई जा रही है कि एलेक्सी नावल्नी आखिरकार क्या हो गया उनके साथ। एलेक्सी नावल्नी, उनके ऊपर केसेस चले कई सारे, और एलेक्सी नावल्नी का मानना है कि जब तक पुतिन राष्ट्रपति है तब तक उनको ज़बरदस्ती एलेक्सी नावल्नी को जेल के अंदर डाला जाएगा, यानी कि पुतिन जब तक है तब तक एलेक्सी नावल्नी को छोड़ा नहीं जाएगा। और रसिया में ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पर ऐसे तरीके के चार्जेस अपोजिशन कैंडिडेटों के ऊपर लगते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई अपोजिशन कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर इस तरह से रसिया सरकार ने फॉल्स चार्जेस लगाए। आगे बढ़ते हम। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का एक प्रोविंस है, और यहाँ पर साइक्लोन आ गया था कुछ दिन पहले। तो ये जो क्वींसलैंड प्रोविंस का नॉर्थ वाला हिस्सा है वहाँ पर फ्लडिंग आ गई थी साइक्लोन की वजह से। लगभग बारिश के कारण 1 हफ्ते के अंदर 2 मीटर बारिश हो गई थी इस इलाके में। तो उसके कारण जगह जगह में पानी भर गया है। तो यहाँ पर पूरा इलाका कट चुका है दूसरे भागों से, जो नॉर्थ का इलाका है वो कट चुका है। और यहाँ पर जो सरकार है उसने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बात की जाए कि सरकार ने ये भी कहा है कि लोगों को निर्देश दिया है कि वो जब अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, यानी कि फालतू बाहर ना निकले अपने घर से। उनकी यहाँ पर क्योंकि पानी भर रखा है पूरा, और एक खतरा ये भी है कि जो जंगली जानवर है वो पानी के रास्ते से वो लोगों के घरों के अंदर भी घुस सकते हैं। जैसे यहाँ पर मगरमच्छ काफ़ी मिलते हैं इस इलाके में, तो मगरमच्छ यहाँ पर फ्लडिंग के तहत वो लोगों के घरों के आसपास पहुँच गए होंगे। या सांप भी है काफ़ी, तो सांपों का भी यहाँ पर लोगों के घरों के सामने। फ्लडिंग में ऐसा होता है कि जंगली जानवर आमतौर में लोगों के आस पास पहुँच जाते हैं। तो एक खतरा ये है, दूसरा खतरा ये है कि जो फ्लडिंग की वजह से ये बीमारी भी फैल सकती है काफ़ी। तो सरकार ने लोगों को निर्देश दिया है कि जब तक ज़रूरी नहीं है तब तक आप अपने घर से बाहर ना निकलिए।
जहाँ तक लोगों की बात है, तो लोगों ने सरकार में उन्होंने गुस्सा दिखाया है और कहा है कि इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक हमको बचाने कोई नहीं आया है। और साथ में ये भी है कि यहाँ पर कि बिजली कट गई है इस इलाके की। हालांकि अभी किसी की मौत की खबर नहीं आई है, लेकिन लोगों का, हज़ारों लोगों का ये जो शहर है वो कट चुका है दूसरे भागों से। सरकार यहाँ पर उसने हेलीकॉप्टर भेज रही थी वो रेस्क्यू मिशन के लिए, लेकिन सिचुएशन ठीक नहीं थी, क्लाइमेट ठीक नहीं था, तो इस वजह से वो जो डिले हो गया है हेलीकॉप्टर मिशन में। हालांकि आने वाले दिनों में जो वेदर फोरकास्ट है वो सही बताई जा रही है, और बताया जा रहा है कि अब मौसम खुल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेज़ी आ जाएगी। तब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर जो एक्स है, एक्स एक कंपनी है वो जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। तो एक्स कंपनी के ऊपर अभी यूरोपियन यूनियन में एक इन्वेस्टिगेशन होनी है, और ये जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होनी है यूरोपियन यूनियन में, वो एक्स में जो फेक न्यूज़ चल रही है, और जिस तरह से जो ब्लू टिक होती है, यानी कि वेरीफाई पर्सन को ब्लू टिक मिलती है एक्स में। तो जो ब्लू टिक है वो पैसा देने वाले व्यक्ति को मिलती है, जो पैसा जमा करा देता है। पहले अलग था, पहले जो केवल वेरीफाई लोगों को ही ब्लू टिक मिलती थी। अब वो कोई भी व्यक्ति अगर पैसा जमा करा देता है तो उसको ब्लू टिक मिल जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि एक ही नाम के वेरीफाई, एक है वेरीफाई पर्सन, लेकिन उसके नाम के 4-5 अकाउंट बन सकते हैं। उससे क्या है कि कोई भी व्यक्ति उसके नाम में अगर पैसा जमा करा देगा तो उसमें ब्लू टिक मिल जाएगा। कोई भी फेमस व्यक्ति है, मान लीजिए आप डेविड बैकहम को ले लीजिए, तो डेविड बैकहम तो एक व्यक्ति है वेरीफाई, तो उसमें अगर उसी नाम से कोई दूसरा व्यक्ति अगर पैसा देके अकाउंट बना लेता है तो उसमें भी टिक लग जाएगा फिर। तो डेविड बैकहम नाम से 2 लोग हो जाएंगे जिनको टिक मिल जाएगा, ब्लू टिक मिल जाएगा। तो इसमें एक ये भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि ये जो वेरिफिकेशन है, पहले तो क्या था कि ठीक था, पहले तो जो वेरीफाई था उसी को मिलता था, अब ये सिस्टम चेंज हो गया, अब पैसा वाले को ही वो ब्लू टिक मिलेगा। तो इसमें भी एक जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी कि ऐसे ब्लू टिक से फिर वेरीफाई नहीं हो पाएगा कोई व्यक्ति। तो ये इसकी जांच होगी कि कैसे कोई भी व्यक्ति किसी फ्रॉड करके, यानी कोई अपने पहचान दूसरे व्यक्ति की, फेमस व्यक्ति की पहचान बना के कोई गलत बात कह सकता है उस अकाउंट में, और लोग समझेंगे कि जो वेरीफाइड पर्सन है वही ये बात कह रहा है। तो इसकी भी जांच होगी। और दूसरा जो बड़ा मामला है वो है फेक न्यूज़ का। जिस तरह से एक्स में जो ट्विटर है उसमें जिस तरह से फेक न्यूज़ बढ़ी है, जब से 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर, तब से देखा गया है कि यहाँ पर फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और हेट क्राइम यानी कि हेट स्पीच भी बढ़ रही है। यहाँ पर लोग दूसरे धर्म के लोगों के बारे में गलत गलत बयानबाजी ट्विटर में कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी जांच होगी। अभी जो यूरोपियन यूनियन है उसने कुछ महीने पहले एक लॉ निकाला था, जिसके तहत अगर कोई कंपनी में फेक, कोई कंपनी के जो सोशल मीडिया में अगर किसी तरीके की फेक न्यूज़ या फिर हेट क्राइम हो रहा है, तो उसको अगर कंपनी उस कंटेंट को नहीं निकालती है, उस कंटेंट को डिलीट नहीं करती है, तो उस कंपनी के ऊपर जुर्माना लग सकता है। और वो जो जुर्माना होगा वो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसका 6% होगा, जो रेवेन्यू है उसका 6%, जो पैसा है उस वो जुर्माने के तहत उससे लिया जाएगा, जो कंपनी इस तरह से कंटेंट, जो हेट कंटेंट है उसको नहीं हटाती है। तो ये लॉ ईयू में पास हो गया था कुछ महीने पहले, तो उसी के तहत, ये उसी लॉ के तहत अभी ये जो एक्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। एक्स के ऊपर काफ़ी आरोप है इस समय, और एक्स कंपनी ने जो उसके मॉडरेटर थे, यानी जो कंटेंट मॉडरेटर होते हैं कंपनी में काम करने वाले लोग, जो कि ऐसे कंटेंट को हटाते हैं, जो हार्मफुल कंटेंट होता है उसको हटा देते हैं। तो एक्स में क्या है कि ऐसे लोगों की अब कमी हो गई है। काफ़ी लोगों का रोज़गार, जब मस्क ने कंपनी को ख़रीदा था तो उनको लोगों को हटा दिया था कंपनी से। तो अब ये जो मॉडरेटर लोग हैं अब इनकी कमी हो गई है, अब ऐसे कंटेंट को हटाने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। तो इस तरह से फिर क्या होता है कि ये कंटेंट काफ़ी दिनों तक चलता रहता है, मतलब मीडिया में ये सर्कुलेट होता रहता है। जब ये अपना पूरा काम भी कर देता है, ये जो कंटेंट है नफ़रत ये समाज में पैदा कर लेता है। बाद में पता चलता है 1-2 हफ्ते बाद कि इस कंटेंट ने इतनी पहचान कर ली है और इतना ज़्यादा इसको पब्लिश कर दिया गया है। तो ये कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर कंटेंट कोई हार्मफुल कंटेंट है उसको तुरंत हटाना चाहिए। जैसे ही वो पब्लिश उसको कोई करता है वैसे ही उसको हटाना चाहिए, तभी इस तरह से हार्मफुल कंटेंट को रोका जा सकता है। तो अभी जो एक्स है उसके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन होगी, और ये इन्वेस्टिगेशन इससे पहले अक्टूबर के महीने में भी हुई थी, एक्स के ऊपर ही हुई थी। तो एक्स अगर
इन्वेस्टिगेशन में उसको पाया जाता है कि वो उसने कुछ गलत काम किया है, यानी वो ये जो हार्मफुल कंटेंट है उसको सीरियसली नहीं ले रहा है, तो फिर एक्स के ऊपर जुर्माना लगेगा। अगर एक्स वो जुर्माना को नहीं भरेगा तो फिर वो एक्स को यूरोपियन यूनियन से हटा दिया जाएगा, यानी एक्स की जो सर्विस है उसको यूरोपियन यूनियन से बाहर कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम जॉर्जिया की बात करें, जॉर्जिया अमेरिका का एक राज्य है और ये साउथ में पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इसको जॉर्जिया को की स्टेट कहते हैं। अगर इलेक्शन की बात की जाए तो ये जो स्टेट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेट है। अमेरिका में लगभग 50 स्टेट है कुल मिला के, तो उसमें से केवल 6 स्टेट है जो कि फ्लिप हो सकते हैं, यानी कि कभी ये डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ चले जाते हैं, कभी ये रिपब्लिकन पार्टी की तरफ चले जाते हैं। तो उन 6 स्टेटों में से एक जॉर्जिया है। जॉर्जिया में 2020 में जो बाइडेन को जीत मिली थी इस राज्य में, हालांकि जो उनका मार्जिन था बहुत कम था, उनको केवल 11,000 वोट मिले थे ज़्यादा ट्रम्प के मुकाबले इस स्टेट में। तो ये बहुत ही ज़्यादा पोलराइजेशन यहाँ पर माहौल बना रहता है। और अभी देखा जाए 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो जॉर्जिया में महत्वपूर्ण होगा ये राज्य, और इसमें दोनों कैंडिडेटों में कोई भी जीत सकता है। ट्रम्प भी इस राज्य को जीत सकते हैं और बाइडेन भी जीत सकते हैं। तो अभी क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर, अभी देख लेते हैं उसको। बात की जाए जिस तरह से यहाँ पर ब्लैक वोटर भी काफ़ी है अलग, अगर हम देखा जाए तो जॉर्जिया की जो पॉपुलेशन है उसमें 55% वाइट पॉपुलेशन है और 45% यहाँ पर ब्लैक वोटर है। तो यहाँ पर ब्लैक वोटर बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं और वो ही ज़्यादा तय करते हैं। अगर कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी को अगर यहाँ पर जीतना है तो अगर ब्लैक वोटर उसको समर्थन देंगे तभी डेमोक्रेटिक पार्टी जीत सकती है। तो जो बाइडेन जब उनको 2020 के इलेक्शन में इस राज्य में जीत मिली थी तो उनको लगभग 80% जो ब्लैक लोग थे उन्होंने जो बाइडेन को वोट दिया था, 80% ब्लैक लोगों ने। तो इसी वजह से वो जीत गए थे। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि जो ब्लैक वोटर है अब वो उसका जो बाइडेन से मन उसका अब हटने लग गया है, उसका जो विश्वास था जो बाइडेन के ऊपर ब्लैक वोटरों का वो हटने लग गया है। वजह कई सारी है। पहली वजह है कि जो गाजा में समय लड़ाई है वो उसके एक खास बताया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो ब्लैक लोग हैं वो मानते कि यहाँ पर इसराइल की गलती है, इस जो लड़ाई है जिसमें वो गाजा में हमले कर रहे हैं, तो इसराइल ने यहाँ पर लोगों को परेशान करा है इसराइल, और बमबारी में कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो जो ब्लैक लोग हैं वो इसको अपने स्ट्रगल से मिला के देख रहे हैं। जिस तरह से ब्लैक लोगों ने पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से उन्होंने स्लेवरी को झेला था अमेरिका में, तो उनको उस समय की याद आ रही है किस किस तरह से जो वाइट लोग थे उन्होंने ब्लैक लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे। तो अपनी जो स्ट्रगल है उसको वो गाजा के लोगों के स्ट्रगल से वो मिला रहे हैं यहाँ पर जो ब्लैक वोटर है, और कह रहे हैं कि जो बाइडन है उन्होंने इसराइल को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो जो ब्लैक वोटर है वो देखने को मिल रहा है कि जो लड़ाई जब से शुरू हुई है तब से जो बाइडन को नुकसान हुआ है इस स्टेट में, और जो ब्लैक वोटर है वो जो बाइडन के से उसका जो विश्वास है वो हटता जा रहा है धीरे धीरे करके। और एक दूसरी वजह यूक्रेन भी है। यूक्रेन को अभी तक अमेरिका ने 111 बिलियन डॉलर की मदद दे दी है। और ये जो वैसे तो ज़्यादातर जो अमेरिकन नागरिक है वो कह रहे हैं कि ये जो पैसा है इसको अमेरिका के अंदर खर्च करना चाहिए बजाय यूक्रेन को देने के। तो जो यहाँ के जो ब्लैक वोटर है वो भी ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जो पैसा यूक्रेन को दिया जा रहा है वो हमारे ऊपर खर्च करो, हमारी जो रोड है उसके ऊपर खर्च करो, हमारे को रोज़गार देने के ऊपर खर्च करो। तो यूक्रेन की जो लड़ाई है उसका असर भी यहाँ पर जॉर्जिया में देखने को मिल रहा है। तीसरा असर ये है कि जो बाइडन ने जो यहाँ पर उन्होंने घोषणाएं की थी वो घोषणाएं आधी अधूरी की थी उन्होंने। जैसे कि उन्होंने लोगों से जो स्टूडेंट थे उनका जो स्कॉलरशिप है यानी जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है उसको माफ़ करने की उन्होंने बात कही थी, लेकिन वो जो माफ़ किया उन्होंने $10,000 ही माफ़ किया है फ़ीस को। मतलब वो पूरा फ़ीस नहीं माफ़ हुआ, एक सेमेस्टर की फ़ीस माफ़ हुई और बाकी तो ये जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट वर्ग है, ब्लैक वोटर का स्टूडेंट वर्ग है, वो भी जो बाइडेन से खफा है। अगर हम इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो ब्लैक वोटर है वो डोनाल्ड ट्रंप को इकोनॉमी के मामले में सही बताते रहे। उनका कहना है, उनसे जब कुछ पत्रकारों ने बात की है तो एक ब्लैक वोटर है वो कहता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप था तब मेरे जेब में पैसा था, लेकिन अब जो बाइडन आया तब मेरे जेब से पैसा नहीं है। उसने कहा कि जो बाइडन के आने के बाद महंगाई बढ़ गई है और
तरह तरह से रेगुलेशन लगने लग गए। यानी कि अब हमारी जेब में अब उतना पैसा नहीं रहता है जितना डोनाल्ड ट्रंप के समय था। तो उन्होंने कहा है कि जो आज की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण पैसा है, और हम ये नहीं देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर क्या बात करते हैं और जो बाइडन क्या बात करते हैं। हमको बस ये देखना है कि दोनों के जब राष्ट्रपति के दौरान किसके दौर में हमारी आर्थिक स्थिति ठीक रही थी। तो जो व्यक्ति है उसका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मेरे जेब में ज़्यादा पैसा था, तो मैं अब डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट दूंगा अगर आने वाले समय में इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप उसमें खड़े होते तो 2024 के इलेक्शन में। तो इस तरह से जो ब्लैक वोटर है अब धीरे धीरे करके वो जो बाइडेन से उनका खिसकते जा रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ खिसकते जा रहे हैं। अगर मान लीजिए 80% वोटरों ने जो बाइडेन को 2020 में वोट किया था, अगर वो 5% भी अगर वो कम हो जाते, यानी कि 75% अगर जो बाइडेन को 2024 के इलेक्शन में मतदान देते, तो फिर भी ये बहुत बड़ा चेंज होगा, और इस चेंज का असर से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जीत सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा है 2020 के जो रिजल्ट था उसका जो डिफरेंसेस था, मार्जिन था, वो बहुत कम था। तो थोड़े से भी अगर वोटर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ खिसक जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और ये स्टेट डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं। तो यहाँ पर जॉर्जिया एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, और ये यहाँ पर 2020 का जो इलेक्शन था वो बहुत कंट्रोवर्शियल था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने झूठे झूठे आरोप भी लगाए थे कि जो जॉर्जिया इलेक्शन है इसमें फ्रॉड हुआ है। हालांकि ऐसा कोई फ्रॉड का एविडेंस नहीं मिला था। फिलहाल यहाँ पर रेस बहुत टेंस हो चुकी है और 1 साल का ही समय है इलेक्शन के लिए। देखना पड़ेगा कि जॉर्जिया में अब किस तरफ ये जो ब्लैक वोटर है खासतौर में वो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी कल के दिन खबर आई है कि जो इमरान खान है वो इमरान खान पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, रह चुके, और उन अभी वो इस समय जेल के अंदर बंद है। अगस्त में उनको जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो उनका कल स्पीच आई है, और ये जो स्पीच है वो एआई स्पीच है। यानी कि उनके उनका जो बोलने की शैली है उसी इस शैली के कॉपी करके कुछ शब्दों को, जो लिखे हुए शब्द थे वो बोली के द्वारा साउंड के तहत सुनाए जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो दिख रहा है इसमें इमरान खान कहते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मेरा मेरे को जिस तरह से मेरे को जेल में बिना किसी वजह से गिरफ्तार कर के रखा हुआ है, और जो जनता है वो इलेक्शन में सबक सिखाएगी। तो ये जो बातें वो बोल रहे हैं वो एआई स्पीच है। ये कोई मशीन द्वारा एआई स्पीच ये बनाई गई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान में, जब और दुनिया में पहली बार देखने को मिला है जब किसी बड़े नेता ने एआई की मदद से इस तरह से स्पीच उसने बनाई है। तो देखा जाए तो अभी जो उनकी इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, तो उसने कल वहाँ पर रैली निकाली थी, और रैली के दौरान ही ये जो स्पीच है उसको प्ले किया गया था। तो अगर इस स्पीच को हम एनालिसिस करें तो लोगों से पूछा गया कि आपको कैसा कैसा लगा ये सुनने के बाद, कि आपको लगा कि वाकई में कि इमरान खान बोल रहा होगा। तो लोगों ने कहा नहीं, पता लग गया था हमको ये कि इमरान खान नहीं बोल रहा है, ये कोई मशीन द्वारा की ये स्पीच बनाई गई है। क्योंकि उसमें लगभग सेंटेंसेस जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा अलग है। पूरी तरीके से ये जो स्पीच है वो इमरान खान की जो बोलने की शैली है उससे मैच नहीं कर पाई। लेकिन ये एक व्यक्ति है जो कहता है, वो कहता है कि अच्छा शुरुआत है ये अच्छी शुरुआत है। और हमको जैसे कि पीटीआई पार्टी पहले से ही सोशल मीडिया को बड़े पैमाने में इस्तेमाल करने वाली पार्टी पीटीआई थी पाकिस्तान में। तो ये जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पीटीआई पार्टी करती है वो अच्छी बात है हमारे लिए। एक व्यक्ति कहता है जो पीटीआई का सपोर्टर है। अगर हम एआई वाली टेक्नोलॉजी की बात करें तो एआई के ये जो एक पैमाना है, एआई का पैमाना, ये इसके ऊपर भी अब बहस शुरू हो गई है कि एआई आने वाले समय में इतना मॉडर्न हो जाएगा, इतना एडवांस हो जाएगा कि ये जो अभी लोगों को थोड़ा डिफरेंसेस समझ में आ रहा है वो डिफरेंसेस भी समझ में नहीं आएगा। यानी जो मशीन है वो इस तरह से स्पीच बनाएगी कि जो व्यक्ति है उसकी शैली से बिल्कुल मैच हो जाएगी। ऐसा हो सकता है आने वाले 5-6 सालों में। तो फिर एक ये बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति उसके अपने शब्द नहीं है, लेकिन मशीन उसको ऐसे तरीके से साउंड बना देगी कि वो ऐसे लगेगा कि वही व्यक्ति कह रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गाली गलौज नहीं देता है, यानी वो इस तरह से भाषा नहीं देता है, लेकिन वो मशीन अगर वो चाहे तो उससे बुलवा सकती है। यानी मशीन उसकी शैली से बुलवा सकती है इस तरह से भाषा को। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है कि कोई व्यक्ति की उसको
कोई फेमस व्यक्ति की आप नकल कोई करके उसको अलग अलग, यानी कि कोई ऐसे में दंगे फसाद भी हो सकते कई सारे। इस तरह से एआई का अगर हम देखा जाए टेक्नोलॉजी, तो इसके बहुत ज़्यादा खतरे हैं, जबकि इसके कुछ फ़ायदे भी है। जिस तरह से कल इमरान खान से ये पूछ के किया गया था, जब उनसे ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनकी स्पीच जब लिखी गई थी, यानी उस स्पीच को साउंड में बदला गया था, तो इमरान खान से पूछा गया था कि आप सहमत हो हम आपकी स्पीच को इस तरह से साउंड बनाने वाले हैं, तो इमरान खान ने उसकी परमिशन दी थी। तो ये भी एक, इसके कुछ फ़ायदे हैं लेकिन फ़ायदे कम है और नुकसान एआई का ज़्यादा है, ऐसे दिख रहा है अभी। अगर इसको रेगुलेट नहीं किया गया एआई को, तो बहुत खतरा बन सकता है दुनिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी लातविया देश की हम देखेंगे उसको। लातविया देश ये ईस्टर्न यूरोप में बसा हुआ देश है। इसको बाल्टिक बाल्टिक तीन देश, बाल्टिक कंट्रीज़ कहा जाता है। इस्टोनिया, लातविया और एक, इस्टोनिया, लातविया एक और देश है, तीन देश ये बाल्टिक में आते हैं ये। तो ये जो देश है ये रसिया के काफ़ी करीबी है, रसिया से इनकी बॉर्डर लगती है। तो ये अगर इनका इतिहास देखा जाए तो ये रसिया साम्राज्य में ये रहे थे। रसिया ने इनके ऊपर कब्जा किया था लंबे समय तक। और जब सोवियत यूनियन का समय था, तो ये तीनों देश रसिया के साथ मिलके सोवियत यूनियन इन्होंने बनाया था। तो यहाँ पर रसिया का कब्जा लंबे समय से रहा है लैटविया के अंदर। तो यहाँ पर आबादी 6 लाख की है, टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर 6 लाख है। उनमें से 50,000 लोग रसिया भाषा बोलने वाले हैं। तो देखा जाए, जब से लड़ाई शुरू हुई है यूक्रेन में, तब से इस लड़ाई का इनडायरेक्टली असर लातविया के ऊपर भी पड़ रहा है। लातविया में जो रसियन भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन वो आरोप लगा रहे हैं कि जो लातविया की गवर्नमेंट है वो उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। यानी कि रसियन भाषा बोलने वालों के उनकी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, उस रसिया भाषा के स्कूलों को बंद किया जा रहा है। साथ में जिन लोगों को रसिया नेशनलिटी है, यानी जिन लोगों के पास रसिया पासपोर्ट है, उनकी पेंशन ख़त्म की जा रही है। ज़बरदस्ती लोगों को टेस्टिमनी, यानी उनको अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए उनको बुलाया जा रहा है पुलिस स्टेशन में। इस तरह से जो रशियन मूल के लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, ये आरोप है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए लातविया में, देखा जाए तो लातविया को ऐसा लगता है वहाँ की सरकार को कि यूक्रेन के बाद उसका नंबर है। यानी जैसे रसिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, तो यूक्रेन के ऊपर रसिया ने जब हमला किया था, तो रसिया ने बहाना क्या बनाया, उसने कहा कि यूक्रेन के जो रसियन लोग हैं, यानी यूक्रेन में जो रसियन भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनको यूक्रेन की सरकार परेशान करती है। तो रसिया ने इसी का ही सहारा लेकर उसने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। तो लातविया को लगता है कि कहीं ये जो रसियन भाषा बोलने वाले लोग हैं, ये भी कहीं हमारे लिए परेशानी खड़ा ना कर दे, और जो रसिया है वो हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। तो इसी वजह से जो लातविया की सरकार है, उसने लोगों को उनकी वो देशभक्ति जांच कर रही है कि ये जो रसियन मूल के लोग हैं, ये वाकई में रसिया के साथ है कि हमारे साथ ही है। अगर देखा जाए, ये ईस्टर्न यूरोप का जो यहाँ पर अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ पर इस समय ये है कि ये जो 3 बाल्टिक देश हैं, ये अभी नेटो के मेंबर बन चुके हैं। अभी बने हैं कुछ महीने पहले। फिनलैंड और स्वीडन तो बनने वाला है, फिनलैंड बन गया था। लातविया भी कुछ ही साल पहले बना है। तो ये जो इलाके हैं, ये ज़्यादातर अभी नेटो में आ चुके हैं। ये तो रशियन में डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अटैक इन इलाकों में करेगा, तो फिर नेटो के रूल के हिसाब से जितने भी नेटो देश है वो सब रसिया के ऊपर मिल के अटैक करेंगे। तो रसिया ऐसा गलती नहीं करेगा। तो ये डायरेक्ट अटैक का तो खतरा नहीं है। खतरा लगता ये है कि हो सकता है कि जो ये लातविया की सरकार है, वो थोड़ा ये यहाँ पर ज्यादती कर रही है लोगों के साथ, रसियन लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। ऐसे नहीं करना चाहिए लातविया को, लातविया की सरकार को। और जहाँ तक देखा जाए, तो ये जो 50,000 रसियन भाषा बोलने वाले लोग हैं, इनको वाकई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की पेंशन बंद कर दी है लातविया सरकार ने। और लोगों को सड़कों में जब निकलते और किसी बस या ट्रेन में जब वो यात्रा करते, तो उन अगर वो रसिया भाषा बोलते हैं, तो जो पैसेंजर है
वो उनके कभी उनके ऊपर मारपीट भी हो जाती है। जो रसियन लोग हैं उनको उनको मारा पीटा भी जाता है ट्रेन में, बसों में। तो इस तरह से जो रसियन भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके उनके ऊपर इस समय ये है बात कि ये इसके एविडेंस भी मिले हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है लैटविया में। और जो पुतिन है उनका भी स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा है कि ये जो रसियन लोग हैं उसको परेशान मत करो। वो उन्होंने चेतावनी दी है लैटविया को, अगर परेशान करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुमको सहने पड़ेंगे। तो ये हम ये समझ सकते हैं कि ये जो रसिया का जो इतिहास है, यानी जब सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन जब था तो रसियन रसियन मूल के लोग सोवियत यूनियन के दूसरे भागों में जाते रहे। जैसे कुछ लोग यूक्रेन में बस गए, कुछ लोग लातविया में चले गए, कुछ लोग कजाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग उज्बेकिस्तान में चले गए, जो कि उस समय सोवियत यूनियन के अंदर आता था। तो ये ऐसा इस इलाके में सेंट्रल एशिया हो गया या फिर ईस्टर्न यूरोप हो गया, तो यहाँ पर के लगभग जितने देश हैं तो वहाँ पर कुछ कुछ माइनॉरिटी के रूप में रसियन भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अभी गाजा में टनल मिला था, एक बहुत बड़ा टनल मिला था, और इसराइल ने इसको एराज क्रॉसिंग, जो बॉर्डर है इसराइल और गाजा की, वहाँ से 400 मीटर की दूरी में टनल मिला था। अभी तक का सबसे बड़ा टनल है जो इसराइल सेना को मिला है। तो ये जो टनल के बारे में पता लगा है कि ये जो टनल था ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टनल था, यानी इसमें बहुत सारी सुविधाएं से सुसज्जित ये टनल था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त था, बल्ब लगाए गए थे टनल में, और इसमें टनल, आप इसको सुरंग समझ सकते हो, हिंदी में सुरंग को ही टनल कहते हैं। तो इसमें लाइटें लगाई गई थी, इसमें एयर वेंटिलेशन का जुगाड़ किया गया था, इसमें कंक्रीट लगाई गई थी दीवार में, इसको इतना चौड़ा बनाया गया था कि इसमें गाड़ी भी निकल जाती थी। तो ये जो टनल था, इसकी जब खोज हो गई है, परसों के दिन इसको इसराइल ने इसको खोज निकाला इस टनल को। तो इसराइल की जो सेना जब ये टनल के अंदर गई तो अपने साथ कुछ रिपोर्टरों को भी ले गई, तो रिपोर्टरों ने भी इसको कवर किया इस टनल को। बात की जाए तो जो इसराइल के मिलिट्री के स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा है कि हमास ने इसको बनाने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा किया। हमास ने यहाँ पर इतना सीमेंट इस्तेमाल किया, इतना उसने इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिक, बहुत तरीके से उसने इस इलाके में पैसा लगाया और इस टनल को बनाया। तो वो कहते हैं कि जो ये टनल है ये एक चीज़ बताती कि जो हमास है वो अपने लोगों को सुविधा देने में उसका ध्यान नहीं है, उसका ये टनल बनाने के ऊपर ही ध्यान है। वो ये कह रहे हैं इसराइल के जो स्पोक पर्सन है। वो कहते हैं कि ये जो टनल है यहाँ पर फाइटरों को छुपाने के लिए ये टनल का इस्तेमाल हुआ करता था। इसके अलावा ये जो टनल है इसके रास्ते से जो जो फाइटर्स थे, हो सकता है कि जब वो इसराइल में अटैक करने आए तो इसी टनल के रास्ते से वो इसराइल की बॉर्डर की तरफ घुसे थे, ये भी हो सकता है। तीसरा ये है कि टनल का एक फ़ायदा ये मिलता है कि जब एयर स्ट्राइक होता है तो एयर स्ट्राइक का असर टनल में ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि टनल तो ज़मीन के नीचे होती है, तो एयर स्ट्राइक का असर टनल में नहीं होता है। तो ये जो टनल नेटवर्क है इसको हमास ने गाजा में पूरा बना रखा है, मतलब ये 1000 से ऊपर टनल बनाए हुए हैं गाजा के इलाकों में। तो ये इसराइल है, इसराइल जब कार्रवाई अभी कर रहा है नॉर्थन गाजा में, तो उसने लगभग नॉर्थन गाजा के इलाकों में तो टनल को नष्ट कर दिया है। अब वो साउथन गाजा की तरफ चल रहा है। इसराइल की सेना साउथन गाजा में जब आने वाले दिन में हमले करेगी और यहाँ पर कार्रवाई करेगी इस इलाके में, तो हो सकता है कि उसको और ज़्यादा टनल इस साउथन इलाके में मिल जाए। और ये भी बताया जा रहा है कि हमास की जो लीडर है, सीनियर लीडर यही है सिनवर, वो अभी टनल के अंदर ही छुपे हुए हो। साउथ गाजा में जो टनल्स है उसके किसी एक टनल में अभी वो छुपे हुए हैं। तो ये जो टनल है, इसके बारे में बात की जाए तो ये टनल में ये भी संभावना जताई जा रही है कि जो हॉस्टेजेस अभी हमास ने बनाए हुए हैं, तो हॉस्टेजेस में कुछ ऐसे हॉस्टेजेस है जो जिनको अभी टनल के अंदर छुपाया गया है, हमास ने उनको टनल के अंदर छुपा के रखा हुआ है। इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल इन टनलों को, हो सकता है कि जब इसराइल सेना इस टनल के अंदर जाए तो छुपके से कोई फाइटर उसके ऊपर हमला कर सकती है, सैनिक के ऊपर। ऐसा कुछ साल पहले भी हुआ था जब इसराइल
को एक टनल मिली थी, आज से लगभग 5-6 साल पहले की बात है। तो टनल के अंदर उसने सैनिक भेजे, तो सैनिकों के ऊपर हमला हो गया था। जो फाइटर थे उन्होंने देख लिया था कि सैनिक आ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए, तो उन्होंने सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया। तो इसकी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर अगर सैनिक इस टनल के अंदर ऑपरेशन करने जाएंगे, यानी टनल के अंदर देखने जाएंगे कि टनल कितना बड़ा है और टनल के अंदर क्या क्या है, तो हो सकता है उनके ऊपर छुप के उन पर अटैक हो सकता है। तो इसराइल सेना ने एक नया तरीका निकाला, उसने ये जो टनल है उसमें पानी वो छोड़ दे रहा है, यानी पाइप के द्वारा टनल के अंदर पानी भर दे रहा है। वो पूरा टनल के अंदर पानी पानी भर जा रहा है। तो इससे इसराइल को लग रहा है कि जो भी फाइटर छुपा होगा वो भाग जाएगा यहाँ से। उसको लगेगा कि वो पानी के अंदर उसकी मौत हो जाएगी, तो डूब के मौत हो जाएगी टनल के अंदर, तो वो क्या करेगा फिर अपने आप ही बाहर निकल जाएगा वो। इसराइल को ये लगता है, और उससे उसके इसराइल के सैनिक भी नहीं मारे जाएंगे और उसका जो टास्क है वो भी पूरा हो जाएगा। अभी एक और चीज़ यहाँ पर ये भी समझनी पड़ेगी कि जो टनल है, इसराइल का कहना है कि टनल की जो ओपनिंग है वो हॉस्पिटल और स्कूल से निकली हुई है। ये इसराइल का दावा है, हालांकि अभी इसको एविडेंस नहीं मिल पाया है। और इसराइल का कहना है ये हमारे ने जानबूझ के इनको हॉस्पिटल और स्कूल से निकाला हुआ है, ताकि किसी को शक ना हो कि ये जो टनल है ये इसका ओपनिंग कहाँ से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यूएस की डिफेंस सेक्रेटरी जा रखी है इसराइल की यात्रा में, और लॉयड ऑस्टिन नाम से है इनका डिफेंस सेक्रेटरी का। और अगर बात की जाए लॉयड ऑस्टिन की, तो लॉयड ऑस्टिन का सेना में उन्होंने 40 साल सेवा करी है। 40 साल तक अमेरिका सेना में वो रहे हैं, और वो जनरल के रैंक में रिटायर आ गए थे वो। फिर उसके बाद उनको जब बाइडन ने उनको डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया था। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जो लॉयड ऑस्टिन है उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, यानी कि पिछले 20 साल में अमेरिका ने जितनी लड़ाई लड़ी, चाहे वो अफगानिस्तान की लड़ाई हो, इराक की लड़ाई हो, आईसिस के खिलाफ लड़ाई हो, तो उसमें जो लॉयड ऑस्टिन थे उन्होंने अमेरिका सेना में उन्होंने अपना जो ये ऑपरेशन था उसमें उन्होंने सब कुछ देखा है कि किस तरह से इराक में जब बमबारी अमेरिका ने की थी तो क्या क्या नुकसान हुआ, वो सब पता है उनको। अफगानिस्तान में जब बमबारी हुई थी तो क्या क्या हुआ सब उनको पता है, आईएसएस में क्या क्या है। तो लॉयड ऑस्टिन को बहुत एक्सपीरियंस है लड़ाई का। तो वो अपने एक्सपीरियंस को वो इसराइल में जब वो पहुंचे तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, वो इसराइल के जो ऑफिशियल्स लोग हैं उनके साथ शेयर करेंगे। और उन्होंने उन्होंने अभी कुछ लगभग 1 महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया था लॉयड ऑस्टिन ने, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम सिविलियन लोगों को अगर उनको निशाना बनाते, यानी अनजाने में भी अगर हम उनको निशाना बना देते, तो हम लड़ाई को हार सकते हैं। यानी अगर आप सिविलियन लोगों को नुकसान पहुंचाते हो तो आपका पक्का है कि आप लड़ाई हारोगे। भले आप मिलिट्री जीत जाओ, आप लोगों को जिनके पास हथियार है, जिन लोगों के पास, जिन लोगों को आप टेररिस्ट समझते हो, जिन लोगों को आप टेररिस्ट समझते हो, अगर आप उनको ख़त्म कर दो, उनकी बंदूकों को छीन लो, तभी भी आप ये लड़ाई हार जाओगे। वो कैसे? वो ऐसे कि आप सिविलियन लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, और जिन लोगों सिविलियन लोगों को नुकसान पहुंचाए तो उनकी आने वाली पीढ़ी उसको याद रखेगी और फिर से एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होगा। तो इसी वजह से उन्होंने पिछले महीने स्टेटमेंट में कहा था कि जितना हो सके जो सिविलियन लोग हैं उनको उनकी जान की सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी जान की रक्षा होनी चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नुकसान पहुंचेगा तो वो जो उनकी जनरेशन है वो इस को याद रखेगी और उसका बदला लेने के लिए वो कभी ना कभी फिर से तैयार होगी। तो वो इसराइल को जाके वो यही बात कहने वाले। अभी तक इसराइल ने 20,000 फिलिस्तीन लोगों की हत्या कर दी, और इनमें से लगभग 70% जो मौतें हुई है या तो महिलाएं थी उनमें या बच्चे थे। तो ये इनमें सिविलियन लोगों की काफ़ी मौतें हो चुकी है। 10-15 हज़ार सिविलियन लोग अभी तक गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं। बात की जाए कि लॉयड ऑस्टिन जब से लड़ाई शुरू हुई है 7 अक्टूबर के दिन ये हमास ने अटैक किया था, फिर उसके बाद इसराइल ने भी गाजा के ऊपर बमबारी शुरू कर दी थी। तो उसी दिन से ही जो लॉयड ऑस्टिन है वो कह रहे थे कि हमको, वो इसराइल को समझाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि जो बमबारी है आपको इसको बमबारी को आप अंधाधुंध तरीके से मत कीजिए। आपको अगर लग रहा है कि कहीं पर हमास के टेररिस्ट अगर छुपे हुए, अगर आपको पक्का है उसमें, तभी आप उसको उस बिल्डिंग के ऊपर एयर स्ट्राइक कीजिए। और आपको जो बॉम्ब है, जिस स्ट्राइक करने के लिए जो बॉम्ब का इस्तेमाल करोगे, जिस बम का आप इस्तेमाल करोगे, वो बम
गाइडेड होना चाहिए, यानी कि वो बम ऐसा होना चाहिए कि उसी इलाके में वो गिरना चाहिए जिस इलाके में आप टारगेट है आपका। तो ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। जो ज़्यादातर बम इसराइल सेना ने इस्तेमाल किया वो बम कहीं पर भी गिर जाते हैं, यानी वो टारगेट में मिस हो जाते हैं। तो इस कारण अभी तक काफ़ी सिविलियन लोगों की मौत हो गई है। अभी क्या है कि कल की यात्रा में जब वो इसराइल गए, लॉयड ऑस्टिन की ये जो ये लड़ाई शुरू हुई है जब से, तो उनकी ये दूसरी यात्रा है इसराइल की। इससे पहले वो अक्टूबर के महीने में गए थे, फिर अब वो अभी गए, कल के दिन में वो गए हैं इसराइल में। और इसराइल में उन्होंने जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर है योव गैलेंट, उनके साथ उन्होंने बातचीत की है। और बातचीत में जाहिर सी बात उन्होंने ये चीज़ उनके सामने रखी होगी कि आपको ये जो लड़ाई है अभी भी आपके पास समय है। आप अगर सिविलियन लोगों की सुरक्षा करोगे, उनके लिए उनको नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो हो सकता है कि आप अभी भी जीत सकते हो। उन्होंने कहा है कि लेकिन अगर आप इनको और नुकसान पहुंचाओगे, अगर ये जो मौतों का आंकड़ा है अगर वो 1 लाख तक पहुंच गया, तो फिर इसराइल के लिए बहुत समस्या हो जाएगी ये। जो ये डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस सेक्रेटरी है अमेरिका के, तो इनके बारे में एक चीज़ ये भी कि यूक्रेन की जो लड़ाई है उसमें भी इनका जो इस इनका जो स्टैंडर्ड है, यानी इनका जो विज़न है वो कुछ इस प्रकार से था। जब ऑफेंसिव यूक्रेन शुरू कर रहा था जुलाई के महीने में, तो डिफेंस सेक्रेटरी ने उनको कहा था कि आप ये जो लड़ाई है उसको एक तरफ ही कंसंट्रेट करो, यानी आप लड़ाई में एक डायरेक्शन चुन लो और एक डायरेक्शन को चुन के पूरी जो फोर्स है उसकी तरफ लगा दो, उस डायरेक्शन की तरफ। लेकिन यूक्रेन सेना ने उनका सुझाव को नहीं सुना, उनको उस सुझाव को नहीं, उन्होंने पालन नहीं किया यूक्रेन की सेना ने, और उसका खामियाजा भी यूक्रेन सेना को भुगतना पड़ा। उसने क्या किया, पूरा जो ये जो पूरी लाइन है, जो रसिया और यूक्रेन की जो अभी बैटल फील्ड की लाइन है, उसको पूरे बैटल फील्ड में उसने सैनिकों को छोड़ दिया। यानी कोई सैनिक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कोई साउथ की तरफ जा रहा है, कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये 3 डायरेक्शन में जब सैनिकों को भेज दिया, तो इससे कि फिर क्या हुआ कि रसिया डिफेंस करने में वो सफल हो गया। और अगर लॉयड ऑस्टिन की बात अगर यूक्रेन की सेना मान लेती, तो हो सकता था कि यूक्रेन को जो उसका ऑफेंसिव है उसमें उसको सफलता मिल जाती। अभी जो यूक्रेन के ऊपर इतना सारा प्रेशर पड़ रहा है, अमेरिका यूक्रेन को पैसा देने से मना कर रहा है, अमेरिका की जो सीनेट है उसने यूक्रेन का पैसा रोक के रखा हुआ है। तो वजह यही है कि अमेरिका की जो सीनेट मेंबर है वो ये कह रहे हैं कि हम पैसा यूक्रेन को दे रहे हैं, लेकिन यूक्रेन तो लड़ाई जीत ही नहीं पा रहा है, तो हम इस पैसे को क्यों दें फिर यूक्रेन को। तो अगर यूक्रेन वो ऑफेंसिव को जीत जाता, तो फिर ये जो सीनेटर है उनकी बोलती भी बंद हो जाती है। अगर यूक्रेन लॉयड ऑस्टिन की बात को मान लेता, तो आज लड़ाई, यूक्रेन की लड़ाई का अलग ही होता। वो लड़ाई जो इस समय चल रही है उसका आज की सिचुएशन काफ़ी अलग होती अगर वो लॉयड ऑस्टिन को, यूक्रेन की सेना उनकी बातों को मान लेती। इसके अलावा लॉयड ऑस्टिन की अगर डोमेस्टिक पॉलिसी की बात की जाए, जब वो डिफेंस सेक्रेटरी बने थे, तो उन्होंने कुछ जो रिपब्लिकन सीनेटर है और लॉयड ऑस्टिन के ऊपर आरोप लगाते रहे कि लॉयड ऑस्टिन वोक नीति अपनाते जा रहे हैं पेंटागन में। वोक नीति का मतलब ये है कि एक डोमेस्टिक ये पोलराइजेशन अमेरिका में है। रिपब्लिकन वाले डेमोक्रेट के ऊपर आरोप लगाते रहे और डेमोक्रेट वाले रिपब्लिकन के ऊपर लगाते रहे, तो डोमेस्टिक है ये। तो इसके क्रॉस फायर में ये जो लॉयड ऑस्टिन है वो भी आ गए। हालांकि लॉयड ऑस्टिन कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है और वो आमतौर में ज़्यादा बोलते भी नहीं है वो, तो फिर भी उनको, क्योंकि डिफेंस सेक्रेटरी, तो उनको निशाना बनाया जा रहा है। रिपब्लिकन जो सीनेटर है उन्होंने लॉयड ऑस्टिन को निशाना बनाते जा रहे हैं। तो लॉयड ऑस्टिन, उनका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण अभी तक दिखा है। अगर जो लड़ाई अमेरिका इस समय 2 बड़ी लड़ाइयों में शामिल है इस समय, एक यूक्रेन में और एक गाजा में, तो इसमें ये जो डिफेंस सेक्रेटरी का अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हुआ भी है पास्ट में। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ आ रही है, अभी जब लड़ाई शुरू हुई थी यूक्रेन की, लगभग मार्च 2022 की बात है, तो उस समय अमेरिका की जो कंपनीज थी वो रसिया को छोड़ के जा रही थी। यानी जो अमेरिका की कंपनीज रसिया में बिजनेस करती है, तो धीरे धीरे करके छोड़ रही थी। तो माना जा रहा था कि ये कंपनीज अगर रसिया को छोड़ देगी तो रसिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, यानी कि वो इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी रसिया की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये लड़ाई को लगभग 2 साल होने वाले, और ये जो प्रिडिक्शन बताया जा रहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ।
वजह क्या है, क्या हुआ ऐसा? पहली चीज़ है कि ये जो कंपनी से पहले हमको समझना पड़ेगा कौन कौन सी कंपनीज गई। कंज्यूमर कंपनीज गई, जैसे पेप्सी, मैकडोनल्ड और आईकई और स्टारबक्स। इस तरह की जो कंज्यूमर कंपनीज है, ये कंपनी छोड़ के रसिया को जाने लग गई थी जब रसिया ने लड़ाई शुरुआत कर दी थी। अभी हमें देखना ये पड़ेगा कि ये कंपनीज गई क्यों, पहले क्या वजह थी ये कंपनीज रसिया को छोड़ के गई। पहला चीज़ है कि इनके ऊपर दबाव बना था, जो अमेरिका सरकार ने इन कंपनीज के ऊपर दबाव बनाया कि आपको ये रसिया में जो आपका बिजनेस है आपको उसको क्लोज कर देना चाहिए, ताकि रसिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। अब पहली बात ये कि कंपनी अपने फ़ायदे के लिए कोई भी अपना जो स्टोर है उसको बंद नहीं करना चाहती है, क्योंकि उस स्टोर से उसको पैसा मिल रहा है। लेकिन उनको मजबूरन कंपनियों को बंद करना पड़ा। जो रसिया में उनका बिजनेस है कंपनियों का, उसको बंद करना पड़ा। वजह ये है कि उनकी इमेज के लिए कोई कंपनी है, मान लीजिए कोई अब स्टारबक्स को ले लीजिए, एक कॉफ़ी कंपनी है, कॉफ़ी बनाती है। तो ये स्टारबक अगर ये रसिया में बिजनेस क्लोज नहीं करती तो फिर इसको निशाना बनाया जाता, अमेरिका में निशाना बनाया जाता, यूरोप में निशाना बनाया जाता। बोला जाता कि आप क्यों, सब जब कंपनी बंद कर रही है अपनी जो कंपनीज अपनी जो शॉप्स है रसिया में वो क्लोज कर रही है, तो आप भी कर लो। आप क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब आप रसिया के साथ मिले हुए हो। तो इसी वजह से अपनी इमेज को बचाने के लिए कंपनीज को ये मुश्किल डिसीजन लेना पड़ा और उन्होंने जो रसिया में अपने बिजनेस को क्लोज कर दिया। पहली चीज़ है, ये क्लोज जब हो गया है तो रसिया ने क्या किया, वो पहले से तैयार था। रसिया की सरकार को पता था कि जो अमेरिका कंपनी से या यूरोपियन कंपनी से वो रसिया को छोड़ के चली जाएगी, ये रसिया सरकार को पहले से पता था। तो रसिया ने तैयारी कर रखी थी। पहले तो है उसने अपना जो फॉरेन रिजर्व है उसको भर के रखा हुआ था। कई $100 बिलियन का फॉरेन रिजर्व रसिया के पास था। ये जो फॉरेन रिजर्व है डॉलर में उसने कलेक्ट कर रखा था, यानी कि ये कंपनी अगर चली भी जाएगी तो रसिया को ज़्यादा असर नहीं होगा, उसकी इकोनॉमी को ज़्यादा फर्क नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि उसने कि ये ये जो कंपनीज है इनकी जो बिजनेस है वो बिजनेस है उसको बेचना पड़ा कंपनी को। क्योंकि मान लीजिए कोई अगर एक स्टारबक्स की शॉप है सेंट पीटर्सबर्ग में, तो सेंट पीटर्सबर्ग में अगर स्टारबक की एक शॉप है, तो स्टारबक अगर अपना बिजनेस को क्लोज कर रहा है तो शॉप तो वहीं पर ही रहेगी। है किसकी ओनरशिप, किसके पास है? वो स्टारबक्स के पास, उस शॉप की। लेकिन वो शॉप तो बंद हो गई, तो क्या करेगा स्टारबक? उसको कुछ ना कुछ पैसा वो निकालने की कोशिश करेगा, तो वो शॉप को किसी को बेच देगा। वो रसिया के किसी बिजनेस को बेचने की कोशिश करेगा। तो ऐसी कंपनियां ने कोशिश की, उन्होंने जो अपना बिजनेस था रसिया में उसको बेचना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने बेचा तो उन्होंने क्या हुआ, फिर उनको कीमत बहुत कम मिली, क्योंकि सरकार ने कुछ कानून लगा रखे थे, जैसे कि जो बिजनेस खरीदेगा वो रसियन कंपनी होनी चाहिए। और रसिया की गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी दखल अंदाज किया, मतलब उसने काफ़ी यहाँ पर दखल देने की कोशिश की। और ये जो कंपनीज हैं इनको मजबूरन बहुत कम प्राइस में अपनी बिजनेस को रसिया में बेचना पड़ा। तो लगभग जो ज़्यादा कंपनीज है वो उन्होंने अपना बिजनेस को बेच दिया है रसिया में। और पहली चीज़ ये कि जो ये शॉप जो बंद हो गई थी अब वो फिर से खुल गई। अब वो रसिया के हैंड में चले गई, यानी रसिया लोगों के हाथ में चली गई ये शॉप। तो उन्होंने फिर से वो स्टारबक्स को उन्होंने उसका नाम बदल के दूसरा नाम रख दिया और उसी बिजनेस को चालू कर दिया, यानी कॉफ़ी का ही उन्होंने उसी शॉप में बिजनेस शुरू कर दिया, नया बिजनेस। तो ये होने लग गया, यानी कि जो धारणा थी अमेरिका सरकार की ये कोलैप्स कर जाएगा रसिया की इकोनॉमी, वो नहीं हुआ। अभी की जो रसिया की इकोनॉमी है बहुत बेहतरीन चल रही है। उसकी जो इस साल की ग्रोथ होने वाली है वो 3% की ग्रोथ है, जो कि बहुत बेहतरीन है उस हिसाब से देखा जाए तो। रसिया में इस समय उसका ऑयल का प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसका फ़ायदा रसिया को मिल रहा है। तो रसिया ने ये जो उसको अमेरिका ने एक दांव खेला था, उसको लगा था कि ये जो बिजनेस है क्लोज हो जाएंगे तो रसिया इकोनॉमी को नुकसान हो जाएगा। तो रसिया ने क्या किया, इसका दांव को उसने उलट दिया। और अब फ़ायदा किसको हो रहा है? रसिया को हो रहा है। रसिया को जो बिजनेस है अमेरिका के जो $100 बिलियन का ये बिजनेस इस अमेरिका कंपनीज यहाँ करती थी, और वो बिजनेस उनको क्लोज करना पड़ा। तो नुकसान किसको हुआ? कंपनी को हुआ। उनको जो अपना बिजनेस की वैल्यू थी उसको उन्होंने कम कीमत में रसिया के लोगों को बेचा उन्होंने। तो फ़ायदा किसका हुआ? रसिया के जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को कम कीमतों में खरीदा, उनका फ़ायदा हुआ।
और तीसरा फ़ायदा पुतिन को हुआ। पुतिन को कैसे हुआ? क्योंकि जो बिजनेसमैन थे जिन्होंने ख़रीदा वो पुतिन के करीबी लोग थे, जिन्होंने ये अमेरिकन लोगों का, अमेरिकन कंपनियों का जिन्होंने बिजनेस ख़रीदा है अभी रसिया में, वो सब जो पुतिन है उसके करीबी है। तो पुतिन को भी फ़ायदा हो गया इनडायरेक्टली देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं हम। अभी सर्बिया में इलेक्शन हो गया है, कल के दिन रिजल्ट आ गया है। तो सर्बिया में वुविक वहाँ के प्रधानमंत्री है, तो वुविक की पार्टी को जीत हासिल हुई है। और सर्बिया की अगर बात की जाए तो सर्बिया ये बाल्कन्स क्षेत्र में एक देश है। पहले ये यूगोस्लाविया नाम से जाना जाता था। तो यूगोस्लाविया में 5 देश हुआ करते थे, तो उनमें से एक सर्बिया था। तो यूगोस्लाविया 1990 में टूट गया था। तो फिर क्या था कि सर्बिया, कोसोवा और ये दूसरे देश क्रोशिया, अल्बानिया, ये सब टूट टूट के अलग हो गए। तो उनमें से सर्बिया सबसे बड़ा देश है, 7 मिलियन की यहाँ की आबादी है, यानी 70 लाख की आबादी है। तो सर्बिया में अगर देखा जाए तो सर्बिया में डेमोक्रेसी कमज़ोर है। वहाँ पर जो वुविक है उन्होंने पूरा मीडिया में कंट्रोल कर रखा है, और उनके ऊपर अभी प्रोटेस्ट हुए थे कुछ महीने पहले। तो बताया जा रहा था कि वुविक की हार हो सकती थी इस इलेक्शन में, लेकिन वो जीत गए। हो सकता है कि यहाँ पर फ्रॉड का क्या होगा, उन्होंने कुछ आरोप भी लग रहे हैं कि इस इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है। तो हो सकता है कि इस वजह से उन फ्रॉड के वजह से उनको इतने वोटों को, क्योंकि उनको 46% उनको वोट मिला है, जो कि दूसरी पार्टियों से काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल बात की जाए तो अगर वुविक की बात की जाए तो वुविक इस समय बैलेंस लेके चल रहे, क्योंकि इस समय रसिया उनका करीबी देश है, यानी रसिया इस समय पड़ोसी है सर्बिया का। तो रसिया को भी अपना दोस्त बनाए हुए है, और यूरोपियन देशों के साथ भी उन्होंने दोस्ती बनाई हुई है। तो वुविक इस समय बैलेंस करते हुए चल रहे हैं वो। और बात की जाए तो इस समय कोसोवा एक एक यहाँ पर एक देश पड़ता है इस इलाके में, वो उसको सर्बिया बताता है ये कोसोवा हमारा है, यानी कि वो सर्बिया का इलाका है। जबकि कोसोवा ने अपनी इंडिपेंडेंस 2006 में उसने घोषित कर दिया था, अपने आप को सर्बिया से अलग कर दिया था उसने 2006 में, लेकिन सर्बिया अभी तक इसको मानता नहीं है। तो ये यहाँ पर टेंशन भी बनी हुई थी कुछ महीने पहले, जिसमें और माना जाता है कि आने वाले समय में ये टेंशन अगर हद हो गई ना, इसमें हद से पार चले गएगा, यहाँ पर लड़ाई भी हो सकती है कोसोवा और सर्बिया के बीच में। तो फिलहाल ये जो इलेक्शन है इसमें वुविक को जीत हासिल हुई है, और वुविक की जो सरकार है वो कंटिन्यू रहेगी। आगे बढ़ते हम। नॉर्थ कोरिया ने ICBM टेस्ट किया है, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कहते हैं इसे। तो ये नॉर्थ कोरिया ने कल के दिन किया था, और इसको नॉर्थ कोरिया से इस टेस्ट को किया, और ये जापान के सामने जाके गिरा, यानी समुद्र के इलाके में गिरा, और करीब था जापान के करीब ये इलाके में। ये जो मिसाइल है वहाँ पर ये ड्रॉप हुई थी। ये बात की जाए तो इस साल की दूसरा टेस्ट है ये ICBM टेस्ट है, ये नॉर्थ कोरिया ने इससे पहले जुलाई के महीने में किया था, उसके बाद उसने कल ही किया ये। और ICBM की बात की जाए तो ये ICBM न्यूक्लियर मिसाइल इसको कह सकते हैं हम, यानी कि अगर ये तो कल तो टेस्ट हुआ था, लेकिन इसमें अगर नॉर्थ कोरिया की सरकार चाहे तो इसमें न्यूक्लियर बम को फिट कर सकती है इस मिसाइल में, और उसको छोड़ सकती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी होती है, और माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने उसने अपनी मिसाइलों को इतना आधुनिक बना दिया कि उसकी मिसाइल अब अमेरिका तक पहुंच सकती है, यानी अगर वो चाहे अमेरिका को टारगेट बनाना तो अमेरिका के कुछ भागों तक वो मिसाइल पहुंच सकती है। इसके अलावा जो जापान का इलाका है वो तो है ही पहले से नॉर्थ कोरिया के सामने, तो जापान के इलाके में भी ये मिसाइल पहुंच सकती है, और जो साउथ कोरिया वहाँ पर भी पहुंच सकती है। तो वैसे इस तरह के जो टेस्ट है इसको बैन किया गया है, और नॉर्थ कोरिया ये टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन नॉर्थ कोरिया की जो सरकार है वो बैन के खिलाफ जाके ये टेस्ट उसने किया है। और साउथ कोरिया ने भी स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उसने कंडमनेशन किया है, उसने आलोचना की है इस टेस्ट की। और अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नॉर्थ कोरिया इस तरह से ना करे कार्रवाई, ये जो इससे जो मामले होते हैं यानी वो बिगड़ सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में कहा गया है, ये नॉर्थ कोरिया ने इससे पहले भी कई टेस्ट इस प्रकार से किए हैं। तो नॉर्थ कोरिया एक तानाशाही से चलने वाला देश है, वहाँ पर किम जोंग उन की सरकार है, और उनको रॉकेट मैन भी कहा जाता है किम जोंग उन को, क्योंकि वो इस तरह से वो टेस्ट करते रहते हैं। आधे से ज़्यादा वो जो उनका पैसा मिलता है उनको, गवर्नमेंट का पैसा, वो इसी मिसाइलों के ऊपर लगा देते हैं वो। आगे बढ़ते हैं।
अभी इजिप्ट में भी इलेक्शन हुए थे। इजिप्ट में इलेक्शन में जो एलसीसी है, प्रेसिडेंट रह चुके हैं इससे पहले, वो पिछले 10 साल से उनकी सत्ता रही है, तो उनको फिर से जीत हासिल हुई है। अब वो 6 साल के लिए और राष्ट्रपति रहेंगे। एलसीसी के बारे में बात की जाए तो एलसीसी एक मिलिट्री पर्सन रहे थे, और वो सेना में, इजिप्ट सेना में 40 साल तक उन्होंने सेवा दी थी। 2013 में वहाँ पर तख्ता पलट हो गया था, यानी कि होस्नी मुबारक 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान उनको तख्ता पलट कर दिया गया था। फिर इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन में मोर्सी नाम का एक व्यक्ति था, वो राष्ट्रपति चुना गया था। लेकिन उस समय फिर प्रोटेस्ट शुरू हो गए जब मोर्सी था, 2013 की बात कर रहा हूँ मैं। 2013 में फिर सेना ने तख्ता पलट कर दिया था वहाँ पर। तो उस समय सेना के अध्यक्ष अल सीसी थे, तो उन्होंने 2013 में सत्ता काबिज हो गए थे सत्ता में वो। तब से लेकर 2023 तक उनकी ही सरकार चलती रही है। तो अल सीसी ने इलेक्शन में जीत हासिल कर लिया, और ये इलेक्शन कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं था, यानी ये फर्जी इलेक्शन था, बस ये नाम का इलेक्शन था। और इसमें अल सीसी को 89% वोट हासिल हुए। 89% उनको वोट हासिल हुए इस इलेक्शन में। तो इससे आप समझ सकते हो कितना ये फर्जी इलेक्शन था। तो इजिप्ट में इलेक्शन का जो देखा जाए तो वहाँ पर इलेक्शन 2011 से 2013 का पीरियड अगर छोड़ दे तो वहाँ पर जो तानाशाही है उसी का शासन चलता रहा है पहले से लगभग। होस्नी मुबारक जब थे तो उन्होंने भी तानाशाही के हिसाब से सरकार चलाई थी। उसके बाद अभी अल सीसी भी तानाशाही से सरकार चलाते रहे। तो अल सीसी के बारे में बात की जाए तो अल सीसी, ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता है। दबाव उनके ऊपर पड़ा था, जैसे जिस प्रकार से जो इजिप्ट है वहाँ पर जो महंगाई बढ़ रही थी पिछले 22 महीनों से, वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 100% से ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और आईएमएफ के लोन इजिप्ट लेता है, उस कई बार आईएमएफ के लोन भी इजिप्ट ले चुका है, और उसको लौटा भी नहीं पा रहा है इजिप्ट, इतना ज़्यादा उसने कर्जा ले लिया है। तो अल सीसी माना जा रहा था कि हो सकता है कि सेना के जो कुछ लीडर है, कुछ सेना के लोग उनको हटा सकते हैं अल सीसी को हटा के कोई दूसरे व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, ऐसे संभावना कुछ दिनों पहले जताई जा रही थी। लेकिन जब ये गाजा में लड़ाई शुरू हुई तो अल सीसी ने फिर इसका फ़ायदा उठाया अपना पर्सनल रूप से। उन्होंने इस गाजे के लड़ाई को उन्होंने अपने देश को कुछ ऐसा दिखाया उन्होंने कि हमारा देश ये पूरे क्षेत्र में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कभी भी झगड़ा नहीं होता, यानी ऐसे बम धमाके नहीं होते। इजिप्ट वाकई में ऐसा देश है कि वहाँ पर बम धमाके काफ़ी कम होते हैं। तो इजिप्ट जो इस इलाके में देखा जाए तो इजिप्ट ही एकमात्र ऐसा देश है जो इतना पीसफुल देश है। तो उन्होंने अपने देश को कुछ इस तरह से पेश किया अपने लोगों के सामने कि मैं राष्ट्रपति हूँ, अल सीसी ने कहा, और मैंने ये काम करके दिखाया। अगर यहाँ पर मेरी सरकार नहीं होती तो यहाँ पर भी हर दिन बम धमाके होते रहते हैं, ये उन्होंने अपनी जनता को कहा। तो हो सकता है कि इस वजह से उनको फ़ायदा पहुंचा। और इलेक्शन, जैसे मैंने कहा, ये इलेक्शन ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं थे, लेकिन लोगों ने वोट तो डालने गए वो, और जान मतलब उन्होंने मजबूरी में डाला एलसीसी को वोट। उनके सामने कोई दूसरा कैंडिडेट था ही नहीं कोई काम का, यानी जो भी काम के कैंडिडेट थे, यानी जो जिनकी पॉपुलैरिटी है उनको पहले से जेलों के अंदर डाला जा चुका है, तो एलसीसी के अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, तो लोगों ने भी एलसीसी को वोट डाला। तो एलसीसी के बारे में बात की जाए तो एलसीसी वो 6 साल के लिए वो राष्ट्रपति चुन लिए गए। उनके सामने अभी चुनौती है, पिछले जब से वो राष्ट्रपति बने तब से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी खर्चा किया है। एक नई कैपिटल बना रहे हो इजिप्ट के लिए, जिसके ऊपर उन्होंने कई बिलियंस डॉलर खर्चा कर दिया है। और इन्फ्लेशन कम करना उनके ऊपर एक चुनौती होगी, और दूसरी चुनौती वो जो आईएमएफ का लोन है वो कैसे चुकाया जाए, वो भी एक चुनौती होगी। जो अभी यूरोपियन देश है वो उन्होंने भी कुछ पैसा इजिप्ट को दे रखा है, तो इजिप्ट भी यहाँ पर गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उसको ब्लैकमेलिंग कर रहा है वो यूरोप के साथ। यूरोप यूरोप को पता है कि अगर इजिप्ट में कुछ भी यहाँ पर विद्रोह हो जाता है तो यहाँ से फिर 10 करोड़ की आबादी वाला देश है इजिप्ट। तो यहाँ से अगर 10 लाख भी अगर लोग यहाँ से छोड़ के यूरोप की तरफ निकल जाए तो यूरोप में बहुत बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा, वहाँ माइग्रेंट इशू बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो जो यूरोपियन देश है वो इजिप्ट को अभी किसी तरीके से सहने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं इजिप्ट में, और इसके अलावा जो पॉलिटिकल अपोनेंट है उनको जेलों के अंदर बंद किया हुआ है। इसके बावजूद भी सैंक्शन नहीं लगाए जा रहे इजिप्ट में। जो अमेरिका है वो भी सैंक्शन नहीं लगा रहा है। अमेरिका को पता है कि इजिप्ट उसका पार्टनर है,
तो उसी वजह से वो ये सब चीज़ों को दरकिनार कर रहा है, वो डेमोक्रेसी और ये चीज़ों को। और यूरोप को डर है कि जो माइग्रेंट इशू का डर है, यानी कि यूरोप की बॉर्डर लगती है, यानी कि इजिप्ट का रास्ता यूरोप से ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर हो सकता है कि यहाँ पे कभी विद्रोह हो जाएगा तो फिर यहाँ के लोग यूरोप की तरफ भागने लग जाएंगे। तो तभी ये जो यूरोप है वो यहाँ पर उसका पैसा डालने में लगा हुआ है, इजिप्ट की सरकार को पैसा देता जा रहा है वो यूरोप के देश, ताकि यहाँ पर स्टेबल किया जाए सिचुएशन को और विद्रोह इसकी स्थिति ना आने दिए जाए। आगे बढ़ते हैं। अभी वेटिकन से एक खबर आई है कल के दिन। वेटिकन पहले क्या है, वेटिकन में ये एक कैथोलिक चर्च का सबसे होली प्लेस माना जाता है और यहाँ पर पोप यहाँ पर वेटिकन में रहते हैं। तो वेटिकन जो भी रिलीजन के बारे में दिशा निर्देश जारी करता है वेटिकन, कैथोलिक धर्म में जो उनकी धारणा है कैथोलिक धर्म की, तो उसके बारे में जितनी भी प्रथा है उसके बारे में जो वेटिकन से ही पूरा बताया जा रहा है कि क्या क्या लोगों को करना चाहिए धर्म के क्षेत्र में, क्या क्या उनको चीज़ें करनी चाहिए। तो कल के दिन एक फैसला है, उसमें ये है कि जो पोप फ्रांसिस ने फैसला दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर सेम सेक्स मैरिज, यानी कि सेम सेक्स मैरिज वो होती है जैसे पुरुष पुरुष के साथ शादी करता है, महिला महिला के साथ शादी करती है, तो अभी तक ये जो शादी है उसको कैथोलिक चर्च के हिसाब से गैर कानूनी ठहराया गया है, इलीगल ठहराया गया है। और इसको धर्म के हिसाब से इसको सही नहीं ठहराया गया है, यानी कि इसको एक पाप माना गया है ऐसी शादियों को। लेकिन पोप फ्रांसिस ने क्या किया, उन्होंने कल एक निर्देश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी बिशप, यानी कि कोई भी अगर पादरी है, वो सेम सेक्स मैरिज वालों को वो आशीर्वाद दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले वो गैर कानूनी माना जाता था। और जो बिशप है यानी जो पादरी है वो सेम सेक्स कपल्स को वो आशीर्वाद दे सकता है। ये फ़र्क है, या हमको देखना ये है, दो चीज़ें, एक आशीर्वाद देखना, एक चीज़ है आशीर्वाद देना और दूसरी चीज़ है कि कोमेमोरेशन करना, यानी शादी को पादरी जब शादी को वो संपन्न करा देता है वो अलग चीज़ है, शादी को संपन्न कराने का अधिकार नहीं है, अभी केवल अधिकार आशीर्वाद देने का है। यानी कि कोई अगर चांस लग गया, कोई भी अगर सेम सेक्स मैरिज वाले चर्च में आ गए तो पादरी को पता लग गया कि सेम सेक्स में उन्होंने शादी कर रखी है, तो पादरी के ऊपर अब कोई लिमिटेशन नहीं है, अगर वो चाहे तो आशीर्वाद दे सकता है उन्हें। लेकिन वो अभी भी शादी को नहीं करा सकता है, शादी नहीं करा सकता उन दोनों के बीच में, वो केवल उन लोगों को आशीर्वाद दे सकता है। अभी क्या है कि कैथोलिक चर्च ये जो सेम सेक्स मैरिज में और एबॉर्शन के इशू में काफ़ी फंसा हुआ है। ये दो इशू है जो कैथोलिक चर्च को दो भागों में बांट चुके हैं। कई जो लोग हैं कैथोलिक धर्म को मानने वाले, वो एबॉर्शन माना जाता है कि एबॉर्शन गैर कानूनी है, यानी कि चर्च जो धर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये एक पाप है, ये कोई भी अगर महिला एबॉर्शन कराती है तो गलत माना जाता है। ये कई सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अब क्या है, महिलाएं चेंज हो गई है, समाज चेंज हो गया तो महिलाएं अबॉर्शन कराने लग गई है। तो कैथोलिक धर्म में भी कई लोग हैं जो अब चाहते हैं कि चर्च अपने जो नियम है उसको चेंज कर दे। तो ऐसी ये जो सेम सेक्स मैरिज में भी कुछ ऐसी है। तो इसमें जो चर्च है उसके ऊपर दबाव है। चर्च इस समय उसकी जो पावर है वो काफ़ी कम हो चुकी है, लोग अब चर्च में इतना ज़्यादा जाते भी नहीं है। तो चर्च किस तरह से अपने को फिर से लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी कैसे बनाए, अपने आप को कैसे वो लोगों के बीच जो धर्म का झुकाव है वो लोगों का जो झुकाव है धर्म की तरफ वो कम होता जा रहा है अमेरिका यूरोप में। तो धर्म अपने आप को कैसे मजबूत करे, तो इसी को ही ऊपर जो हो सकता है कि वो फ्रांसिस चाहते होंगे कि कैथोलिक लोग जो अब धर्म से दूर होते जा रहे हैं उनको उनकी बातों को समझा जाए। जैसे कि कई लोग अभी चाहते हैं कि जो जो सरकारें फैसला ले रही है, तो सरकारें ने जब फैसला ले लिया तो चर्च को भी उस हिसाब से चलना चाहिए। तो चर्च अभी इसी हिसाब से चर्च की तरफ से कल फैसला है जिसमें उसने जो सेम सेक्स कपल है उसको जो पादरी है उसको मतलब परमिशन मिल चुकी है, वो सेम सेक्स कपल को आशीर्वाद दे सकता है। अभी एक दो हफ्ते पहले एक और डिसीजन वेटिकन से आया था, उसमें अगर कोई कैथोलिक व्यक्ति कोई मर जाता है, यानी कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसको अगर अगर उसको आग लगा के उसको चिता लगा के उसकी करते हैं उसका अंतिम संस्कार,
चिता लगा के यानी आग लगा के। तो उस पहले क्या था कि वो जो राग है यानी जो राग होती है, जो एसेस होती है, तो उसको उसकी मेमोरियल यानी उसकी कब्र के सामने ही रखी जाती थी वो राग को। लोग उसको अपने घर में नहीं ले जा सकते थे, उसका थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं ले जा सकते थे राग का। लेकिन अब जो चर्च है उसने परमिशन दे दी है लोगों को कि लोग मेमोरी के तौर में जो राग है उसको अपने घर में रख सकते हैं। तो इस तरह से जो चर्च है वो भी अब मॉडर्नाइज होने चाह रहा है और वो उस तरह से वो चीज़ें कर रहा है। तो उसी की कसौटी में कल ये एक फैसला है। हालांकि अभी ये भी देखना है हमें कि ऐसे भी लोग हैं कई सारे जो बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो कैथोलिक 1000 साल पहले था वो उसी हिसाब से चलते रहे, क्योंकि जो धर्म है वो तो एक है। जो एक बार पाप है तो वो पाप रहेगा। आज से 1000 साल भी पहले भी पाप था और आज से 1000 साल बाद भी पाप रहेगा। तो कैसे चर्च ये चेंज कर सकता है? ऐसे भी कई लोग हैं। तो जो पोप है उसको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, उसको दोनों पक्षों को सुनना पड़ेगा, तभी जाके वो जो कैथोलिक चर्च है उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो आइलैंड है वहाँ से खबर आ रही है। कल के दिन आइलैंड में खबर मिली है कि आइलैंड की एक बिल्डिंग में आग लगा दी गई थी। ये बिल्डिंग में जो इमिग्रेंट लोग हैं उनको यहाँ पर उनके लिए जगह बनाई जा रही थी, यानी उन लोगों को यहाँ पर बसाना था। 70 से ज़्यादा इमिग्रेंट लोगों को इस बिल्डिंग के अंदर बसाना था कुछ दिनों के लिए। तो जब ये खबर यहाँ के लोकल लोगों को लगी तो लगता है कि कुछ लोकल्स लोगों ने इस इलाके को आग लगा दी ताकि जो इमिग्रेंट लोग हैं उनको यहाँ पर आने से रोका जा सके। अभी ये जो आइलैंड है उसमें दो एक महीने पहले एक घटना आई थी जिसमें एक इमिग्रेंट व्यक्ति ने लगभग 3-4 लोगों को हमला किया था उनके ऊपर चाकू से। तो कई लोग घायल हो गए थे। इमिग्रेंट व्यक्ति ने ये हमला किया था। तो फिर इमिग्रेंट लोगों के ऊपर मामला भड़क गया था और दंगे फसाद हो गए थे 1 महीने पहले, जिसमें कई दुकानों को लूट लिया गया था। तो माना जा रहा है कि इमिग्रेंट इशू इस समय आयरलैंड में काफ़ी पोलराइजेशन हो चुका है और कई लोग हैं जो इमिग्रेंट लोगों का विरोध कर रहे हैं। तो इमिग्रेंट लोग अभी इस साल में लगभग 70,000 से ज़्यादा लोग आइलैंड में आ चुके हैं इमिग्रेंट लोग। ये लोग ज़्यादातर नाइजीरिया, अफ़गानिस्तान, सीरिया इन देशों से आ रखे आइलैंड में। और इन देशों की स्थिति ख़राब हो गई थी, जिन देशों का मैंने आपको नाम बताया, तभी ये अपने देश की स्थिति को देख के ये इनका सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि इनको भागना पड़ा वहाँ से, फिर ये आइलैंड में आके बस रखे। जो आइलैंड के प्राइम मिनिस्टर है लियो वरडकर, उनका स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा है कि ये जो घटना है कल की जिसमें आग लगी थी, पहले तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आग क्यों लगी, लेकिन लगभग अभी कंफर्म हो चुका है कि किसी ने ये आग लगाई थी। ये अपने आप नहीं लगी, कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ। तो उन्होंने ये अपने देश के जो नागरिकों को उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी इमिग्रेंट व्यक्ति जिसको हम अपने देश के अंदर ला रहे हैं उसकी पूरी छानबीन हो रही है, उसको स्कैनिंग हो रही है, उसका फिंगरप्रिंट और उसकी सब चीज़ें स्कैनिंग हो रही है। और कोई भी क्रिमिनल व्यक्ति आइलैंड के अंदर नहीं आने देंगे हम। वो उन्होंने ये अपने देश के लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो घटना है ये गलत है, ये समाज में गलत सिग्नल जाती है। जो कल आग लगी थी ये नहीं होना चाहिए था और जिसने ये आग लगाई है उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये जो इमिग्रेंट है ये अपने देश में इनकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मजबूरन इनको आना पड़ रहा है यहाँ पर हमारे देश में और यूरोप के दूसरे देशों में। तो हमको भी हमको उनको देखना पड़ेगा, हमको ऐसा उनको अलग तरीके से नहीं देखना पड़ेगा। हमको अपने अगर हमारे ऊपर भी ऐसे कोई दिक्कत आती और हमको भी कहीं दूसरे देश में जाना पड़ता तो हमको कैसे लगता फिर? तो हमको दोनों अपने को उनकी जगह में देखना पड़ेगा और उनको अपने जगह में लाना पड़ेगा। कहने का मतलब है उनकी जो दुख है उसको हमको समझना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि इमिग्रेंट लोगों को कि हमको ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है हमारे देश की वो कम होती जा रही है। तो हम इमिग्रेंट लोगों से हमारी जो जॉब्स यहाँ पर वैकेंसीज काफ़ी है, तो हमारी जो इकोनॉमी है उसको फ़ायदा पहुँच सकता है। फिलहाल जैसे मैंने आपको कहा कि जो इमिग्रेशन इशू है अभी वो आइलैंड में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन बन चुका है। और इस इलाके के लोग हैं उनसे पूछा गया कि उन्होंने इस इलाके जहाँ पर ये होटल था तो उन्होंने कहा है कि ये जो इमिग्रेंट लोग हैं अगर ये आ जाते तो हमारे ऊपर पता नहीं क्या क्या हमले करने लग जाती है, लूट पाट करने लग जाते हैं, इस तरह से लोग कह रहे हैं। तो ये जो होटल है इसमें
एक साल पहले ही ये बंद हो गया था होटल, और इसको फिर खोला जाना था इमिग्रेंट लोगों के लिए। तो इमिग्रेंट लोगों के लिए अब तो जल गया, अब नहीं खोला जाएगा, अब इमिग्रेंट लोगों को दूसरी जगह बसा जाएगा। इससे पहले भी 2018 में भी एक ऐसी घटना आई थी, एक होटल जिसमें इमिग्रेंट लोगों को रखा जाना था, तो वहाँ पर भी आग लगा दी गई थी। तो ये आज की न्यूज़ है।